So friends, we had started with chapter number 6. The title work, energy and power. Work done complete किया था. एनर्जी के बारे में शुरू किया. एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, वो देखा था. इन दैट वी स्टार्ट विद concept of kinetic energy, the capacity of body to do work by virtue of motion, that's kinetic energy. उसके बारे में डिस्कस किया. साथ में वर्क एनर्जी हम देखा. फिर बाद में वी स्विच ओवर टू पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी यानी कि कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन सम फोर्स फील्ड. उसमें हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी देख लिया. अब पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा पार्ट ले रहे हैं जिसमें वी पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन सम फोर्स फील्ड और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी. तो कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड हम ले रहे हैं केस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का. नाउ बिफोर एंटरिंग इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी we need to know certain characteristics about elastic spring. तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में एंट्री मारते हैं. ना इलास्टिक स्प्रिंग यानी क्या है? तो नॉर्मली जो हम लोग स्प्रिंग बोलते हैं उसको इलास्टिक, दैट इज इलास्टिक इन नेचर. सपोज ये रिजिड सपोर्ट से किसी स्प्रिंग को लटकाया है, ये अभी नॉर्मल फॉर्म में नो पुल नो पुश गिवन. इट इज नाइदर पुश नॉट पुल्ड, इट्स इन इट्स नॉर्मल फॉर्म. Below this, on the free end of the spring, we suspend a mass. So we attach a mass here. So what will happen? Due to weight force of the mass, the spring will pull down. तो क्या दिखेगा उसमें? तो सिचुएशन कैसा दिखेगा? स्प्रिंग एक्सटेंड हो गई. ये मास अप्लाई किया, मास m, ड्यू टू विच वेट फोर्स mgx एंड जो स्प्रिंग गेट्स इलॉन्गेटेड. पहले नॉर्मल फॉर्म इधर तक था, अब ये पोजीशन में आ गई, यानी स्प्रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ बोलते हैं इसको. स्प्रिंग हैज गॉट एक्सटेंडेड. कितना एक्सटेंड हुआ? लेट्स सपोज x जितना एक्सटेंड हुआ, लेट्स से y वर्टिकल है ना तो y बोल देते हैं. तो स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड बाय y, बराबर है. नाउ एज द स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएटेड इन द स्प्रिंग. देयर इज ऑलवेज अ रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएटेड इन द स्प्रिंग. ड्यू टू दिस वेट फोर्स द स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन. नाउ on pulling there is a restoring force created, a restoring tendency which tries to bring the spring back to its original form. बराबर, ये वापस आने की कोशिश करता है. restoring tendency को बोलते हैं restoring force, will denoted by Fr. restoring force Fr. and ये restoring force किस पे डिपेंड करता है? तो this restoring force depends on how much extension you do. जितना एक्सटेंशन ज़्यादा करोगे उतना restoring force ज़्यादा आएगा, जितना एक्सटेंशन कम होगा उतना restoring force कम होगा. we know very well कि रबर बैंड को थोड़ा खींचा एंड छोड़ दो तो कम लगता है, पर ज़्यादा खींच के छोड़ो तो ज़्यादा लगता है. तो मोर द एक्सटेंशन मोर इज द रिस्टोरिंग टेंडेंसी, मोर इज द रिस्टोरिंग फोर्स, तो ज़्यादा स्पीड से आके टकराता है. ओके, सो दैट इज द केस. तो रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड ऑन द एक्सटेंशन. जितना ज़्यादा एक्सटेंशन उतना रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा, जितना एक्सटेंशन कम उतना रिस्टोरिंग फोर्स कम. यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड किया, उसका लिए कंप्रेस करेंगे तो भी सेम सिचुएशन, कंप्रेस करोगे तो भी सेम सिचुएशन उसमें भी आएगा. इसलिए मोर जनरली वी कॉल्ड एज एक्सटेंशन बोले या फिर कंप्रेशन बोले, इससे ज्यादा बेटर रहेगा चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग. चेंज इन लेंथ. ओके, तो विल यूज व्हाट? चेंज इन लेंथ. ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, कांस्टेंट लगाएं, तो देयरफॉर Fr इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू y. तो रिस्टोरिंग फोर्स इज कांस्टेंट k इनटू y, वेयर k इज कॉल्ड फोर्स के फॉर्मूला में कांस्टेंट, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग. इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, या फिर इसका दूसरा पॉपुलर नेम है स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट एक प्रैक्टिकल आएगा 11 में जिसमें आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढना होगा फॉर गिवन स्प्रिंग. अच्छा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के, बराबर है. ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सटेंशन से अपोजिट होगा. अगर यूं खींचा है तो रिस्टोरिंग फोर्स अपर होगा, अगर यूं कंप्रेस किया आपने, ये इस तरफ कंप्रेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड आएगा. एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटेंशन या चेंज के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना. ये फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? k इक्वल टू Fr अपॉन y, यानी कि अगर y इक्वल टू 1 मीटर तो k इक्वल टू Fr हो जाएगा. k इक्वल टू Fr, यानी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्प्रिंग पर यूनिट चेंज इन इट्स लेंथ, पर यूनिट चेंज इन इट्स लेंथ इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग. यानी पर यूनिट चेंज, अगर स्प्रिंग में 1 यूनिट चेंज किया हो तो कितना रिस्टोरिंग फोर्स अरेंज होता है, दैट इज द फोर्स कांस्टेंट. ओके, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया. इसका भी हो गया
कि स्प्रिंग के केस में जो फोर्स लगता है वो y की वैल्यू चेंज होगी, अकॉर्डिंगली चेंज होगा. द रिस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग इज चेंजेस अलोंग विद y, यानी कि चेंज इन लेंथ, यानी पोजीशन. अगर ये पोजीशन यहाँ पे होता तो कम फोर्स होता है, यहाँ पे तो ज्यादा है, यहाँ पे तो और ज्यादा है, यहाँ रखोगे तो और भी ज्यादा होगा. यानी कि इट्स अ पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स. पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स. ओके, तो ये फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट है. क्लियर. अब हमें क्या करना है. अच्छा, सेकेंडली अब चलिए, ये तो ख्याल आ गया रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट के बारे में, इलास्टिक कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के बारे में. क्लियर वुड दिस इलास्टिक स्प्रिंग के केस में. अब हम चलते हैं इलास्टिक पोटेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट में. चलो इलास्टिक पोटेंशियलिटी के केस की बात करें तो ये क्या चीज है. इट्स अ टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी हमने लिया काइनेटिक एनर्जी, दूसरा फॉर्म ले रहे पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में भी दो डिफरेंट फॉर्म, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिया, दूसरा पढ़ते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग इज इन नॉर्मल फॉर्म. विल द स्प्रिंग एक्सटेंड और कंप्रेस बाय इटसेल्फ. विल द स्प्रिंग एक्सटेंड और कंप्रेस बाय इटसेल्फ. नहीं, you will require some force to extend it or compress it. तो स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ क्रिएट करने के लिए some force is required. स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ क्रिएट करने के लिए some force is required. And when that force is applied, the spring suffers a change in its shape. Sorry, spring suffers some change in itself. Maybe length, maybe breadth, जो भी हो, but spring suffers a change. यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ. सो दिस वर्क डन बाय अस मेक्स दैट फोर्स अप्लाइड, दैट मीन्स वर्क डन बाय अस मेक्स अ चेंज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग. इन दैट सेंस वी से दैट हमने जो वर्क किया स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में, दैट वर्क डन बाय अस, दैट्स द एनर्जी यूज्ड बाय अस, गेट्स स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग को खींच और छोड़ दो तो आता है वापस, यानी इट हैज अ कैपेसिटी टू कम बैक. इट हैज अ कैपेसिटी टू कम बैक. क्यों? बिकॉज इट हैज सम एनर्जी, एंड वो एनर्जी कहाँ से आई, उसे खींचने में जो दी, वो जो खींचने में वर्क डन किया वो उसमें स्टोर हो गया. सो इन ऑर्डर टू मेक अ चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, सम वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. चलो इसका फॉर्मूला लाते हैं. तो सिचुएशन को जैसा है हमारे पास में कि ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई हुई है. तुम बोलोगे अभी वर्टिकल थी, हॉरिजॉन्टल क्यों कर दी. वर्टिकल स्प्रिंग में यू हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स कमिंग इन बिटवीन. हॉरिजॉन्टल में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हम लोग अभी ग्रेविटेशन को निगलेक्ट कर रहे हैं. अच्छा, अब यहाँ पे एक ब्लॉक फिक्स किया हुआ है एट द फ्री एंड. स्प्रिंग अभी नॉर्मल कंडीशन में है, तो ब्लॉक के पोजिशन को हम लोग x इक्वल टू 0 बोल देते हैं. ब्लॉक के पोजिशन को x इक्वल टू 0 बोलते हैं. स्प्रिंग अभी नॉर्मल फॉर्म में, मतलब नो एक्सटेंशन, नो पुशिंग, नो कंप्रेशन. नाउ व्हाट वी डू इज वी पुल द ब्लॉक एंड ब्रिंग इट हियर. ये ब्लॉक को यहाँ ले आए, पोजीशन x इक्वल टू x पे. कहाँ से? x इक्वल टू 0 से यहाँ ले आए, यानी स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड. ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, बराबर है. सो सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक फ्रॉम हियर टू हियर. Some work is required to move the block from here to here. कितना वर्क डन होगा? तो वर्क डन W will be equal to F into dx डिस्प्लेसमेंट. अब F की बात करें तो where F is equal to F क्या आएगा यहाँ पे? K into x. फोर्स कौन सा है? K into x, बराबर है. अब x के साथ साथ फोर्स चेंज हो रहा है, x इक्वल टू 0 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे x की वैल्यू बदलेगी, इसलिए चेंज होगा, फोर्स चेंज होगा. तो इट्स अ वेरिएबल फोर्स, यू कैन नॉट टेक दिस फॉर्मूला ना. तो वेरिएबल फोर्स के केस में क्या लोगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. सो व्हाट वी नाउ से इज दैट इन केस ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, इन केस ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, फोर्स F इज इक्वल टू K इंटू x डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल x, बराबर है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएबल x. Therefore F is proportional to x, and x is a variable there, therefore that is it's a case of variable force. अब variable force के केस में वर्क डन क्या देते हैं, तो therefore work done will be equal to integration f dx from x equal to 0 to x equal to x. यहाँ से यहाँ तक चाहिए वर्क डन,
तो वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या है, के एक्स, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। के बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, के बीइंग कांस्टेंट बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x। ये इंटीग्रेशन कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी k इंटू अपर लिमिट x स्क्वायर बाई 2 फिर माइनस 0 रखा वेरिएबल की जगह, तो 0 हो गया। तो व्हाट इज इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन टू मूव इट फ्रॉम हियर टू हियर। एंड ये वर्क डन कहाँ गया, गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर इन केस ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर। इन केस ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, इनिशियली 0, अब ये आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, राइट। तो स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी तक फॉर्मूला मिले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में mgh, पोटेंशियल इलास्टिक स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर, where k is the force constant, x is the change in length। अगर मान लो इंक्रीज इन लेंथ होता तो x पॉजिटिव होता, अगर डिक्रीज इन लेंथ होता तो x नेगेटिव होता, पर स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, इससे पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर, इंक्रीज और लेंथ या डिक्रीज और लेंथ, x पॉजिटिव या नेगेटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल विल बी ऑलवेज हाफ के x स्क्वायर पॉजिटिव। सो दैट्स रिगार्डिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट गो थ्रू दैट। चलो अब आगे चलते हैं, उससे पहले लेट्स रिकैप द प्रीवियस पोर्शन जो करा था वो। चैप्टर के 3 पार्ट, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सबसे पहले वर्क से शुरू किया। वी टुक द फॉर्मूला फॉर वर्क डन एज एफ बार डॉट डी बार और एफ डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट फोर्स के केस में वी यूज दिस फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने लिया डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी एक्स बार फ्रॉम x1 to x2। ये कब यूज करते हैं, व्हेन फोर्स इज वेरिंग फोर्स होता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये वर्क डन के बारे में बात कर ली। फिर बाद में हमने स्टार्ट किया एनर्जी के बारे में स्टडी। एनर्जी के बारे में हमने देखा था एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसमें सबसे पहला फॉर्म हमने लिया काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, ये ड्यू टू मोशन हुआ। तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, एनर्जी मींस कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला हमने लिया k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। फिर इसके बारे में हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो भी वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, बराबर है। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड कंडीशंस अप्लाई था। क्या कंडीशन था, नेग्लेक्टिंग रेजिस्टिव फोर्सेस, नेग्लेक्टिंग रेजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्सेस, बराबर। तो ये कंप्लीट कन्वर्जन होगा, नहीं तो फिर पार्टली कन्वर्जन होगा। ओके, फिर बाद में ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हुई। फिर हमने लिया दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। This potential energy denoted by U, ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू पोजिशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन यानी सिस्टम के सेटअप पे। तो एनर्जी कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर हमने दो केसेस लिए। पहला केस लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय U इक्वल टू mgh, गिवन इज U इक्वल टू mgh। दूसरा फॉर्म लिया हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, गिवन इज U इक्वल टू हाफ के एक्स। इलास्टिक स्प्रिंग के केस में लिया, बराबर है। अब यहाँ पे फर्दर हमने लिया था एक और चीज, यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा U। पोटेंशियल एनर्जी वाले केस में वर्क एनर्जी हम गिवन है W इक्वल टू नेगेटिव चेंज पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन इक्वल टू चेंज पोटेंशियल एनर्जी भी है, एक बार रहे तो दूसरा कम होगा, दैट्स द केस। क्लियर।
ये दो फॉर्म ऑफ एनर्जी ले लिया। क्या और पोटेंशियल एनर्जी है? आर देयर एनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? यस, देयर आर स्टिल मोर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, पर वो हम लोग नेक्स्ट ईयर 12th में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो एंड डिफरेंट ये 4 केसेस होते हैं उसमें। अब चलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी काइनेटिक क्या, पोटेंशियल क्या। अब तीसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, जो हमें स्टडी करना है वो। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? तो मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल E and it is defined as sum of kinetic energy and potential energy. Sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. बराबर है? The sum of kinetic and potential energy is mechanical energy. In case of gravitational field, kinetic energy half mv square plus potential energy mgh. In case of elastic spring, mechanical energy is half mv square kinetic energy plus half kx square potential energy. Okay, जो भी केस है। तो sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. Sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. ये mechanical energy के साथ कनेक्टेड एक important law है, that is law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy. अब word conservation तो हमको पता है, मतलब remains constant, तो total energy always remains constant. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, पर कंडीशन अप्लाई। कौन सा कंडीशन? इन केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम्स ओनली। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम द टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है, ये लॉ है। अब इस लॉ पर से हमें क्या समझना है? E इज इक्वल कांस्टेंट मतलब k प्लस यू इज कांस्टेंट, मींस k प्लस यू इज कांस्टेंट। चेंजेस अगर कंसीडर करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए सीखो। चेंजेस कंसीडर किए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कांस्टेंट में चेंज तो हो ही नहीं सकता, तो 0 लिख लिया। तो देयरफॉर व्हाट वी से इज दैट डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इसका मीनिंग क्या हो गया? डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अब ये डेल्टा यानी चेंज पॉजिटिव एंड नेगेटिव तो क्या फर्क पड़ता है वो समझ लेते हैं। चेंज मतलब क्या? तो एक बात को समझे, व्हाट इज चेंज? चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इफ चेंज इज पॉजिटिव, अगर चेंज पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ? फाइनल वैल्यू इज बिगर देन इनिशियल वैल्यू। डेल्टा अगर पॉजिटिव, एफ इज बिगर देन आई, फाइनल वैल्यू बिगर देन इनिशियल वैल्यू, देयरफॉर इंक्रीजेस। तो अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो उसका चेंज पॉजिटिव आएगा। एंड इफ चेंज इज कमिंग नेगेटिव मतलब क्या हो? फाइनल वैल्यू इज लेस देन इनिशियल, तो देयरफॉर क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड। इनिशियल से कम अगर फाइनल वैल्यू हो तो क्वांटिटी डिक्रीजेस। मतलब चेंज अगर पॉजिटिव है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज अगर नेगेटिव है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ देखें, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव, तो डेल्टा के नेगेटिव आएगा। तो अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा के नेगेटिव आएगा माइनस, से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। तो अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। इफ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस देन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, एंड इफ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस यानी नेगेटिव आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा के इज पॉजिटिव तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। यानी दो में से एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होगी, एक कम होती है तो दूसरी बढ़ेगी। वो तो यहाँ पे भी क्लियर दिखता है। टोटल को कांस्टेंट रखने के लिए अगर ये कम हुआ तो इसे बढ़ना ही पड़ेगा, एंड अगर ये बढ़ा तो इसको कम होना ही पड़ेगा टोटल को कांस्टेंट रखने के लिए। तो वन ऑफ देम इंक्रीजेस तो अदर हैज टू डिक्रीज। क्लियर? दैट व्हाट इज द मीनिंग है। यानी इन डेली लाइफ व्हाट वी फाइंड दैट ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम जो ग्रेविटेशनल फील्ड में हो तो कंजर्वेटिव फील्ड है, इसे प्योरली अप्लाई होगा, इसलिए हमारे लिए ये फिक्स है। कैसे? तो देख लेते हैं। ये आपको नोट करना तो कर लेना प्लीज। चलो अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे होगा। सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया। थ्रो के मतलब इनिशियल स्पीड दिया होगा तभी थ्रो होगा, बाकी तो जाना नहीं है। अब यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है क्योंकि स्पीड दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हाई है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है ग्राउंड पे, बराबर है। चलो ग्राउंड पे एग्जैक्टली लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाई, पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ओके, ये ग्राउंड पे से बॉडी को थ्रो किया था। अब जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है, वी नो इट इज मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी,
तो उसकी स्पीड कम होती जाएगी. एज इट मूव्स अप स्पीड डिक्रीजेस, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. हाफ mv स्क्वायर ना, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा. स्पीड डिक्रीज, एज इट मूव्स अप स्पीड डिक्रीजेस, सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. अब अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल बढ़ना ही पड़ेगा. u इंक्रीजेस एंड देयरफॉर हाइट इंक्रीजेस. u इक्वल mg है ना, कहाँ गया ये रहा. u बढ़ेगा तो h बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी. तो एज इट गोज अप हाइट इंक्रीजेस, therefore potential increases, therefore kinetic energy has to decrease and so speed कम होती है. स्पीड कम होते होते कहीं पे जीरो हो गई, यहाँ जीरो हो गई, स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है. अब काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो हो गई तो पोटेंशियल इक्वल टू मैकेनिकल, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी. मतलब क्या, वो हाइट मैक्सिमम हो गई, फिर बाद में आगे जाएगा ही नहीं. तो एज इट गोज अप स्पीड डिक्रीजेस, जहाँ पे स्पीड जीरो हो गई वो हाइट मैक्सिमम है. याद है आगे मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट लिया, आगे चैप्टर में लिया थर्ड में, सम्स गिनने में कितना ऊंचा तक जा सकता है, वो ये तो कॉन्सेप्ट है. ये एनर्जी के बेस पर से उसे समझा रहे हैं. रिटर्न जर्नी, एज इट कम्स डाउन वेलोसिटी इंक्रीजेस, therefore kinetic energy has to increase, therefore potential energy has to decrease, therefore h has to decrease. तो जैसे नीचे आएगा h कम होगा, उसका पोटेंशियल हाइट कम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, इससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि टोटल को कांस्टेंट है, एंड सो स्पीड बढ़ेगा. एंड जब ग्राउंड पे आएगा तो वापस स्पीड मैक्सिमम, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो. यानी व्हेन द बॉडी गोज अप, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस, एंड व्हेन बॉडी कम्स डाउन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस. यानी एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, दूसरा कम होता है तो पहला बढ़ता है. बट द टोटल k प्लस यू इज ऑलवेज कांस्टेंट. जो यहाँ पे वो यहाँ पे भी हर एक पोजीशन पे टोटल रिमेन सेम. यहाँ पे k मैक्सिमम u जीरो, तो यहाँ टोटल एनर्जी E विल बी इन दिस केस विल बी इक्वल टू k, एंड यहाँ पे E विल बी इक्वल टू u, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसे E इक्वल टू पोटेंशियल, यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल जीरो, तो E इक्वल टू k. यानी कोई भी बॉडी को ऊपर फेंका हो तो ऊपर जाते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इसलिए हाइट गेन कर रहा है. एंड वापस नीचे आता है तो उसकी हाइट कम हो रही है, ग्राउंड से हाइट कम हो रही है, इससे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, सामने काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती है. तो फॉलिंग बॉडी हैज इंक्रीजिंग स्पीड बिकॉज ऑफ लूजिंग हाइट, एंड ascending body has decreasing speed because it is gaining height. Clear? ये प्योर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन मैकेनिक्स. यानी एक अगर कम होता है तो दूसरे को बढ़ना ही पड़ेगा, तो टोटल इज कांस्टेंट. क्लियर? दैट्स रिगार्डिंग मैकेनिकल एनर्जी एंड लॉ ऑफ मोशन मैकेनिकल एनर्जी. ओके.